प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जीवन चक्कर जय कुमार एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज हाजिर हूं एक और नए विषय के साथ, जिसमें आज हम बात करेंगे नीच भंग राजयोग के बारे में। प्रिय दोस्तों, नीच भंग राजयोग कैसे बनता है, आज हम इस विषय के ऊपर विस्तार से विश्लेषण करेंगे, क्योंकि नाम में ही इसका अर्थ छिपा हुआ है, नीच भंग। यानी कि जब भी कोई नीच का ग्रह कहीं पे बैठता है तो वो उस घर को बर्बाद करता है, वहां पे बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। लेकिन यहाँ पर इससे उल्टा होने वाला है, इसके बारे में हम आज विस्तार से बात करेंगे। क्योंकि नीच भंग यानी कि उसकी नीचता भंग होगी और वो अच्छे रिजल्ट देगा, यानी कि एक गरीब इंसान को भी राजा बना देगा। इस टाइप का योग यहाँ पे बनने वाला है। तो ये योग कैसे बनता है, आज हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो प्रिय दोस्तों, नीच भंग राजयोग। इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो यहां पर मैंने राशियां लिख दी हैं, जो कि 12 होती हैं, और इनके सामने इनके स्वामी ग्रह देव लिखे हुए हैं। तो प्रिय दोस्तों, राशियों के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं, और राशियों के स्वामी ग्रह कौन होते हैं इसके बारे में भी लगभग पिछली वीडियो में मैक्सिमम बताया हुआ है। और यहां पर हम बात करेंगे उच्च के ग्रहों के कुंडली में कौन से घर में जो है तो ग्रह उच्च का हो जाता है, यानी कि योग कारक कौन सी राशि में उच्च का होता है और कौन सी राशि में नीच का होता है। आज हम इसके बारे में पहले बात करेंगे, उसके बाद उसकी नीचता कैसे भंग होती है उसके ऊपर बात करेंगे। तो यहां पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे पहले नंबर पे लिखा है कि घर का मालिक, और 2 नंबर पे लिखा है घर के मालिक की दृष्टि या साथ में बैठना। 3 नंबर पे बात करेंगे हम घर में उच्च का ग्रह बैठा हो या उस राशि का मालिक बैठा हो। 4 नंबर पे बात करेंगे हम डिग्री के बारे में। ग्रहों की डिग्री जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ग्रह कितने डिग्री पे बैठा हुआ है, इसकी पावर कितने % है। 5 नंबर पे बात करेंगे हम सूर्य के साथ अस्त होने वाली ग्रहों की अवस्था के बारे में। तो प्रिय दोस्तों, आज यहां पे एक लग्न कुंडली ले रहा हूं, मेष लग्न की कुंडली है, 1 नंबर से ही ले लेते हैं। तो पहले हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन सा ग्रह किस राशि में उच्च का होता है और कौन सी राशि में वो नीच का हो जाता है। तो प्रिय दोस्तों, यहां पे हम देखते हैं 1 नंबर की राशि यहां बनेगी मेष राशि, क्योंकि मैं मेष राशि लग्न कुंडली से ही स्टार्ट कर रहा हूं इसको। तो यहां पे पहले घर में सूर्यदेव हमेशा उच्च के होते हैं, यानी कि योग कारक होते हैं, और उसके बिल्कुल सामने 7 नंबर में सूर्यदेव नीच के हो जाते हैं। ग्रहों के उच्च और नीच, इसके ऊपर मैं इससे पहले वीडियो बना चुका हूं, आप वहां से देख सकते हैं कि ग्रह जो है तो कौन से राशि में उच्च का होता है और कौन सी राशि में नीच का हो जाता है। इसके ऊपर मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो में से ये सारी चीजें देख सकते हैं। और जो भी हमारे दोस्त रेगुलर वीडियो को देखते हैं और स्टार्टिंग से वीडियो को देखते आ रहे हैं, तो वो इस चीज़ को और भी अच्छे तरीके से समझ आएंगे, क्योंकि उनकी समझ में ये सारी चीज़ें आएंगी। लेकिन अगर आप में से कोई नया दोस्त हमारा पहली बार ही इस जीवन चक्कर जय कुमार एस्ट्रोलॉजी पर मेरी वीडियो को देख रहा हो, तो थोड़ा उसके लिए हो सकता है ये थोड़ा अलग सा विषय लगे। तो उससे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ उनको जरूर देखें, तो ये और भी अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझ पाएंगे। तो प्रिय दोस्तों, 1 नंबर की जो राशि है मेष, उसमें सूर्यदेव उच्च के हो जाते हैं, और उसके बिल्कुल सामने 7 नंबर की राशि में सूर्यदेव नीच के हो जाते हैं। वैसे ही 2 नंबर के घर में चंद्रदेव उच्च के होते हैं, यानी कि योग कारक हो जाते हैं, और उसके बिल्कुल सामने 8 नंबर के घर में चंद्रदेव नीच के हो जाते हैं। क्योंकि आज हमने बात करनी है नीच भंग राजयोग के बारे में।
क्योंकि जब किसी ग्रह की नीचता भंग होगी तभी वो राजयोग बनाएगा। आज इसी विषय के ऊपर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ग्रहों की उच्च और नीच के बारे में जानना बहुत जरूरी है। साथ में बात करते हैं हम यहाँ राहुदेव की। तो राहुदेव भी 2 नंबर और 3 नंबर के घर में उच्च के होते हैं, यानी कि योग कारक होते हैं, और 8 और 9 नंबर के राशि में ये राहुदेव जो है तो नीच के हो जाते हैं। आगे बात करते हैं हम बृहस्पति देव की। तो बृहस्पति देव 4 नंबर की राशि, यानी कि 4 नंबर की जो राशि है वो है कर्क, इसमें बृहस्पति देव उच्च के हो जाते हैं। और इसके बिल्कुल सामने 10 नंबर की राशि में बृहस्पति देव नीच के हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बुध देव की। तो बुध देव हमेशा 6 नंबर के राशि में, यानी कि कन्या राशि में, क्योंकि बुध देव की राशि है, कन्या राशि के जो मालिक हैं बुध देव हैं, तो हमेशा ही 6 नंबर की राशि में बुध देव उच्च के होते हैं। और उसके बिल्कुल सामने 7वीं दृष्टि जहां पड़ती है वहां पे बुध देव नीच के हो जाते हैं। आगे बात करते हैं हम शनिदेव की। तो शनिदेव 7 नंबर की राशि तुला में उच्च के हो जाते हैं और उसके बिल्कुल सामने 1 नंबर नीच के हो जाते हैं। तो लगन कुंडली में अगर कहीं भी 7 नंबर लिखा हो किसी भी घर में और साथ में शनिदेव लिखा हो तो वहां पे वो उच्च के माने जाएंगे। अगर कुंडली में योग कारक हैं तो अच्छे रिजल्ट देंगे, और मार्क हैं तो वहां पे वो उच्च के होके बैठे हैं तो वहां पे उसकी मार्कता और भी बढ़ जाएगी। आगे बात करते हैं केतुदेव की। तो केतुदेव 8 और 9 नंबर की राशि में, यानी कि वृश्चिक और धनु, यहां मैं राशियों की बात कर रहा हूं, घरों की बात नहीं कर रहा हूं, राशियों की बात कर रहा हूं। यहां पे वृश्चिक और धनु जो राशि है इनमें केतुदेव उच्च के हो जाते हैं और इसके बिल्कुल सामने 2 नंबर और 3 नंबर के केतुदेव नीच के हो जाते हैं, यानी कि बुरा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। आगे बात करते हैं मंगलदेव की। तो मंगलदेव 10 नंबर की राशि में हमेशा ही उच्च के हो जाते हैं। शनि की राशि में मंगलदेव उच्च के हो जाते हैं, योग कारक हो जाते हैं। लेकिन उसके बिल्कुल सामने 4 नंबर की राशि में जो चंद्रदेव की राशि है कर्क, इसमें हमेशा मंगलदेव नीच के हो जाते हैं। आगे बात करते हैं हम शुक्रदेव की। तो शुक्रदेव हमेशा 12 नंबर की राशि में, यानी कि मीन राशि में योग कारक हो जाते हैं उच्च के, और उसके बिल्कुल सामने 6 नंबर की राशि में, यानी कि कन्या राशि में शुक्रदेव हो जाते हैं नीच के। तो प्रिय दोस्तों, यहां पे हमने पहले ग्रहों की योग कारक और मार्ग स्थिति, यानी कि उच्च राशि के और नीच राशि के, इसके बारे में जाना। तो प्रिय दोस्तों, अब नीच भंग राजयोग कैसे काम करता है तो इसके बारे में हम बात करेंगे। मान लीजिए यहां पे सूर्यदेव हैं उच्च के, यहां पर 1 नंबर की राशि में सूर्यदेव हमेशा योग कारक होते हैं, उच्च के होते हैं। लेकिन इसके बिल्कुल सामने अगर सूर्यदेव यहां पे बैठ जाएं तो यहां पर हो जाएंगे नीच के, यानी कि यहां पे अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। तो प्रिय दोस्तों, जब सूर्यदेव यहां पे नीच के हो गए तो नीच भंग, यानी कि इसकी नीचता भंग कैसे होगी, अब इसके बारे में देखते हैं। तो पहला हमारा यहां पे जो पॉइंट है वो है घर का मालिक, यानी कि अगर 7 नंबर की राशि का जो मालिक है वो अगर साथ में बैठ जाए, मान लीजिए यहां पे शुक्रदेव भी बैठ गए, तो शुक्रदेव का ये अपना घर है, 7 नंबर की राशि है तुला, और इसके जो मालिक हैं वो है शुक्रदेव। तो ये शुक्रदेव का अपना घर है, और जब घर का मालिक खुद अपने घर में बैठा होगा तो अपने घर को खराब नहीं होने देगा। तो प्रिय दोस्तों, यहां पे अगर शुक्रदेव भी साथ में बैठे हैं तो सूर्य 7 नंबर की जो राशि है इसमें हो जाते हैं नीच के। लेकिन अगर शुक्रदेव यहां पे साथ में बैठ जाते हैं तो शुक्रदेव का ये अपना घर है, तो ये अपने घर को खराब नहीं होने देंगे। तो इस कंडीशन में यहां पे सूर्य का जो नीच है वो नीच भंग हो जाएगा, यानी कि सूर्यदेव यहां पे बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे और यहां पे राजाओं की तरह लाइफ इस इंसान की कर देंगे, जिसकी भी कुंडली में ये योग बनेगा। वैसे ही हम बात कर लेते हैं, यहां पे शनिदेव 7 नंबर की राशि में उच्च के होते हैं। लेकिन शनिदेव अगर यहां पे बैठ जाएं
तो यहां पे हो जाएंगे शनिदेव नीच के, क्योंकि हमेशा शनिदेव 1 नंबर की राशि में नीच के हो जाते हैं, यानी कि वो मार्ग स्थिति में हो जाते हैं, बुरा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो यहां पे अगर नीच भंग होगा तो कैसे होगा, अगर घर का मालिक साथ में बैठ जाए। तो 1 नंबर की जो राशि है मेष, इसके स्वामी होते हैं मंगलदेव। अगर मंगलदेव भी यहां पे बैठे हों तो यहां पर भी हो जाएगा नीच भंग, यानी कि शनि जो यहां पे नीच के हैं उसकी नीचता भंग हो जाएगी, क्योंकि घर का मालिक ही अपने घर में बैठा हुआ तो अपने घर को खराब नहीं होने देगा। तो ऐसी स्थिति में नीच भंग राजयोग बनेगा, और जिसकी भी कुंडली में ये योग बना है वो गरीब इंसान भी राजाओं की तरह अपना जीवन बिताएगा और उसकी लाइफ राजा महाराजाओं की तरह हो जाएगी। ये योग इस तरह से काम करता है। जो दूसरा पॉइंट है हमारा, वो है घर के मालिक की दृष्टि बन रही हो या फिर साथ में बैठा हो। अब मान लीजिए यहां पर तो मंगलदेव सपोज करो यहां पे बैठे हैं, तो मंगलदेव यहां से अपनी 7वीं दृष्टि सीधी इस घर को देख रहे हैं, यानी कि 1 नंबर के घर को। जो मेष राशि है उसके स्वामी मंगलदेव हैं, और अगर मंगलदेव यहां पे सामने बैठे हैं और अपने घर को देख रहे हैं तब भी नीच भंग राजयोग बनेगा, और इस जातक की जो लाइफ है और राजाओं की तरह हो जाएगी। तो दूसरे पॉइंट से हमने देखा कि अगर कहीं से भी घर का मालिक की दृष्टि वहां पर बन रही हो, यानी कि अपने घर को देख रहा हो, कहीं बाहर से बैठ के भी अपने घर को देख रहा हो, तब भी नीच भंग राजयोग बनेगा। एक उदाहरण और लेते हैं हम। यहां पे मान लीजिए बृहस्पति देव बैठे हैं, जो 4 नंबर की राशि है कर्क, इसके स्वामी है चंद्रदेव, और यहां पे बृहस्पति हो जाते हैं हमेशा उच्च के, यानी कि योग कारक। और अगर बृहस्पति देव मान लीजिए यहां 10 नंबर की राशि में बैठ जाए यहां पर, तो बृहस्पति देव हो जाएंगे नीच के, यानी कि बुरे रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। लेकिन अब 10 नंबर की जो राशि है वो है मकर, और इसके स्वामी है शनिदेव। अगर बाई चांस शनिदेव यहां पे साथ में बैठ जाएं, तो शनिदेव यहां पे 10 नंबर के हाउस में, खुद का इनका अपना घर है, अगर इसी घर में बैठ जाएं तो ये बृहस्पति देव को इस घर को खराब नहीं करने देंगे। यहां पे जो बृहस्पति देव अपना नेगेटिव रिजल्ट देने वाले थे, तो अगर शनिदेव इसको अपने ही घर में बैठे हैं और अपने घर को देख रहे हैं, तो बृहस्पति देव यहां पे नेगेटिव रिजल्ट देने के बजाय यहां पे ये पॉजिटिव रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाएंगे और बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। या फिर यहां पे शनिदेव बैठे हों, दूसरी बात है यहां पे घर के मालिक की दृष्टि, तो शनिदेव भी यहां से अपने घर को देख रहे हैं। 10 नंबर का घर जो है तो शनिदेव का है। अब शनिदेव अगर 4 नंबर की राशि में बैठे हैं तो यहां से सीधा 7वीं दृष्टि 10 नंबर के घर को, अपने घर को देख रहे हैं, तब भी ये इस घर को खराब नहीं होने देंगे। और यहां पे बृहस्पति देव अगर बैठे हैं तो उसकी नीचता को भंग कर देंगे। तो ये हमारा 2 नंबर का पॉइंट भी यहां पे क्लियर हुआ कि कैसे नीच भंग राजयोग बनेगा। इसके बाद बात करते हैं हम घर में की राशि में ग्रह बैठा हो, तो उच्च की राशि में कौन सा ग्रह है। यहां पे सपोज कीजिए अब यहां पे मंगल देव उच्च के हो जाते हैं, अब यहां पे बृहस्पति देव नीच के हो गए। लेकिन यहां पे अगर मंगल देव बैठ जाएं इसी घर में, जो 10 नंबर की राशि है शनिदेव की, इसमें मंगल देव हमेशा उच्च के हो जाते हैं, यानी कि अच्छे रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। बहुत अच्छी इनकी पावर बढ़ जाती है और यहां पे बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। अगर मंगल देव भी यहां पे बैठे हैं तब भी बृहस्पति देव यहां पे नीच के रिजल्ट नहीं दे सकते, क्योंकि इनकी नीचता भंग हो जाएगी। वो कैसे, क्योंकि यहां पे उच्च का ग्रह यानी कि मंगल देव 10 नंबर की राशि में उच्च के हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो यहां पे अगर मंगल देव बैठ जाते हैं तो बृहस्पति देव यहां पे नुकसान नहीं कर सकते, और यहां पे मंगल देव इस घर को खराब नहीं होने देंगे। तो यहां पे हमने तीसरा नंबर भी पॉइंट क्लियर कर लिया। जो 3 नंबर का पॉइंट था इसमें भी क्लियरेंस होगी। एक उदाहरण मैं और लेता हूं। यहां पे मान लीजिए बृहस्पति देव यहां पे नीच के हो जाते हैं और मंगल देव यहां उच्च के हैं, और मंगल देव अगर सपोज करो यहां पे 4 नंबर के घर में बैठ जाते हैं, तो मंगल देव यहां पे हो जाएंगे नीच के,
यानी कि यहाँ पे जब उच्च के थे 10 नंबर की राशि में तो उसके बिल्कुल सामने हो जाएंगे नीच राशि के, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट देंगे। तो यहाँ पे अगर बृहस्पति देव यहाँ पे 10 नंबर के घर में बैठे हैं और बृहस्पति देव की दृष्टि यहाँ पे बन रही है बिल्कुल 7वीं दृष्टि, तो मंगल देव यहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट नहीं देंगे, उनकी नीचता भंग हो जाएगी और वो पॉजिटिव रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। नीच भंग राजयोग यहाँ पे बनेगा। इस जातक की जो लाइफ है वो राजाओं की तरह हो जाएगी, यानी कि अगर गरीब इंसान है तो इसकी लाइफ जब भी इनकी महादशा अंतरदशा चलेगी तो इसकी लाइफ राजा महाराजाओं की तरह हो जाएगी। अगर लगन कुंडली में ही ये योग बना हुआ है वो इंसान जो है तो राजाओं की तरह लाइफ जिएगा। तो प्रिय दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं हम डिग्री की। मान लीजिए मंगल देव यहां बैठे हैं और इस नंबर में मंगल देव यहां पर उच्च के हैं और यहां पर मंगल देव हो जाते हैं नीच के, और इनकी डिग्री मान लीजिए यहां पे 28 है या 29 है, 1 डिग्री है या 2 डिग्री है, तो ये बलहीन हो जाएंगे। यानी कि जब भी किसी ग्रह की डिग्री 28, 29 या 1 डिग्री या 2 डिग्री होती है तो वो बिल्कुल मृत अवस्था में माना जाता है, उसमें कार्य करने की क्षमता नहीं होती। तो अगर मंगल देव की डिग्री यहाँ पे 28, 29 या 1 या 2 है तो भले ही ये नीच होके बैठे हैं, यहाँ पे इस घर में नीच होके बैठे हैं, यानी कि बुरा कार्य करने के लिए बाध्य हैं, लेकिन इनमें अगर बल ही नहीं है तो यहाँ पर ये काम नहीं कर सकते, यानी कि यहाँ पे अपनी नेगेटिव रिजल्ट नहीं दे सकते। तो डिग्रियां कैसे देखते हैं इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, तो आप वहां से उस वीडियो को जरूर देखें। आप डिग्रियों के बारे में वहां समझाएंगे कि कितनी डिग्री पे जो ग्रह पावरफुल होता है और कितनी डिग्री पे वो बिल्कुल मृत अवस्था में होता है, यानी कि बलहीन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सूर्य से अस्त अवस्था। प्रिय दोस्तों, सूर्य से कौन कौन सा ग्रह जो है तो कितनी डिग्री पे अस्त होता है इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूं, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। उससे आप समझ जाएंगे कि सूर्य के कितने नजदीक आने पर कौन सा ग्रह जो है तो बलहीन हो जाता है या अस्त हो जाता है। तो यहां पे प्रिय दोस्तों, अगर सूर्य के साथ कोई भी ग्रह 10 से 12 डिग्री अगर नजदीक आ जाता है तो वो बलहीन हो जाता है, यानी कि अस्त हो जाता है। 10 से 12 डिग्री के बीच में अगर कोई ग्रह सूर्य के साथ बैठ जाता है तो वो बलहीन हो जाएगा और वो सूर्य से अस्त हो जाएगा। मान लीजिए अब यहां पे सूर्य देव बैठे हैं, यहीं पे मान लेते हैं, हम इसी घर का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर सूर्य देव यहां पे बैठ जाते हैं, सूर्य देव की डिग्री अगर 18 डिग्री है तो और मंगल देव की डिग्री सपोज करो यहां पे 12 डिग्री है, मान लेते हैं 12 डिग्री, और सूर्य की मान लेते हैं यहां पे 18 डिग्री। तो प्रिय दोस्तों, मंगल और सूर्य देव के बीच की जो डिग्री बची वो बच गई यहां पे 6 डिग्री, यानी कि सूर्य के साथ मंगल देव नजदीक आ गए 6 डिग्री। तो अगर कोई भी ग्रह 10 से 12 डिग्री सूर्य के नजदीक आ जाता है तो वो सूर्य से अस्त हो जाता है, यानी कि वो बलहीन हो जाता है। तो मान लीजिए अगर यहां पे सूर्य देव भी बैठे हैं और मंगल देव यहां पे नीच के होके बैठे हैं, तो सूर्य देव की डिग्री 18 और मंगल देव की है 12। तो सूर्य ने यहां पे मंगल देव को कर दिया अस्त, और अस्त होने की वजह से मंगल देव यहां पे नीच के रिजल्ट नहीं देंगे। तो ऐसी स्थिति में भी नीच भंग राजयोग बनेगा। तो ऐसी स्थिति में भी मंगल देव अपनी नेगेटिव रिजल्ट यहां पे नहीं दे पाएंगे। तो प्रिय दोस्तों, आज मैंने राशियों के बारे में बताया, कौन सी राशि में ग्रह जो है तो उच्च का होता है और कौन सी राशि में नीच का होता है, और अगर कोई ग्रह नीच का होकर किसी राशि में बैठा है तो उसकी नीचता कैसे भंग होती है और वो वहां पे नेगेटिव रिजल्ट देने के बजाय पॉजिटिव रिजल्ट देता है और वो उस इंसान को राजाओं की तरह लाइफ देता है। आज मैंने इसके बारे में विस्तार से बताने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। और जो भी दोस्त हमारा पहली बार जीवन चक्कर जय कुमार एस्ट्रोलॉजी पर मेरे इस चैनल पर वीडियो को देख रहा है
वो जीवन चक्र जय कुमार एस्ट्रोलॉजी को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल को भी ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि जब भी मैं कुंडली से रिलेटेड अपनी वीडियो को यूट्यूब चैनल पर डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। और ऐसी ही एक विशेष वीडियो के साथ मैं आपसे दोबारा जीवन चक्र जय कुमार एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल पर मिलूंगा। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद।